नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। नए साल में देश में कई बदलाव हुए, लेकिन एक बड़ा बदलाव पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर भी होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 2016 में ज्यादा विदेशी दौरे नहीं करेंगे। बहुत जरूरी होने पर ही पीएम विदेश के दौरे पर जाएंगे। वैसे अब तक के 19 महीनों में पीएम मोदी तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुके हैं। 33 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में नए साल में पीएम मोदी के कम विदेशी दौरे के फैसले के बाद सवाल उठते हैं कि आखिर 2016 में पीएम मोदी विदेशी दौरे कम क्यों करेंगे? क्या विदेश दौरे पर विपक्ष के हमलों से बैकफुट पर हैं मोदी? और क्या मोदी घरेलू मोर्चे की चुनौतियों से चिंतित हैं? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं। बीजेपी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शीलकांत शर्मा जी हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आप बीएसपी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। पहला सवाल आपसे संबित पात्रा जी, आखिर वजह क्या है? 2016 में प्रधानमंत्री विदेशी दौरे कम क्यों करेंगे? पहली बात तो है, मैं आपको अखिलेश जी और तमाम को पैनलिस्ट और जो दर्शक हैं आपके चैनल के, सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहूंगा नए वर्ष का। जी आपको भी सर। टॉपिक है कि 2016 में, धन्यवाद सर। और जहां तक ये टॉपिक कि 2016 में प्रधानमंत्री का डिप्लोमेटिक तरीका कैसा रहेगा, मुझे लगता है हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं हूं, तो मैं सरकार की तरफ से कुछ बोल नहीं सकता। मगर बहरहाल जो विषय रहा है कि क्या मोदी जी के बाहर जाने से डोमेस्टिक फ्रंट में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है या क्या वो बहुत ज्यादा बाहर गए, ये बहुत गलत है। जिस प्रकार की धुआंधार डिप्लोमेटिक पॉलिसीज मोदी जी की रही है, वो अपने आप में उन्हें मैन ऑफ द एक्शन का संज्ञान दिलवाता है। कि जिस प्रकार आज तक इतिहास में बहुत कम समय में डिप्लोमेसी में वो आगे निकल गए। एक आशंका थी लोगों के मन में कि क्या एक चीफ मिनिस्टर आके प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो डिप्लोमेटिकली साउंड होंगे, तो ये प्रूव हुआ कि न केवल वो डिप्लोमेटिकली प्रूडेंट हैं, मगर वो बहुत आगे बढ़कर डिप्लोमेटिकली अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। देखिए, मैं कंपेयर कराता हूं। आज 21वीं शताब्दी में जो नेशनल लीडर्स होते हैं बड़े बड़े देशों के, उनका किस प्रकार का आइटनरी होता है। 2015 में मोदी जी 28 कंट्रीज गए और टोटल 53 डेज उन्होंने ट्रैवलिंग में स्पेंड किया। आप कंपेयर कीजिए जापान के राष्ट्राध्यक्ष शिंजो आबे के साथ, वो 23 कंट्री गए और 58 डेज, जमाइका, यूक्रेन, जॉर्डन जैसे छोटे देश भी गए, 58 डेज लगाया। शी जिनपिंग चाइना के, वो 14 देश गए, 42 डेज लगाया। जिम्बाब्वे और बेलारूस जैसे छोटे देश भी गए। मनमोहन सिंह जी यूपीए 2 के समय, जो पहला वर्ष उनका था, वो 12 देश गए थे, 47 डेज उन्होंने लगाया था। 47 डेज और 53 डेज में मुझे लगता है 6-7 दिनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। फिर हाय तो क्यों मोदी जी का संबित पात्रा जी ने आपके सामने तमाम आंकड़े रख दिए, क्यों आपको प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं नागवार गुजरती हैं? देखिए, जो कंपैरिजन किया है उसमें उन्होंने बताया कि 12 दौरे किए और उसके दिन कुछ ज्यादा बताए उन्होंने। देखिए, बुनियादी बात यह है कि दौरों की प्रोडक्टिविटी देखने होती है। ये नहीं कि आप गए और धैया छू करके आ गए। सुबह पहुंचे, दोपहर को वहां, जैसे आपने अफगानिस्तान गए 2 घंटा 3 घंटा रुके, उसके बाद आप पाकिस्तान चले गए 2 घंटा रुके। 2 घंटे में तो कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं होती है। ये बात सही है कि डिप्लोमेसी में सारे काम पहले से चल रहे होते हैं जी। और जब प्रधानमंत्री या वीवीआईपी विजिट होता है तो वहां जाकर के बातचीत को आगे बढ़ा करके कुछ चीजों पर साइन करने होते हैं। वो मोदी जी ने भी किया, वो दूसरे लोगों ने भी किए। लेकिन अगर आपकी इत्तला को मैं सही मानूं कि अगले साल यानी इस साल आज के बाद से वो इन दौरों में कमी कर रहे हैं, तो इससे यह साबित होता है कि शायद उन्होंने खुद एहसास किया कि एक साल में 28 दौरे कुछ जरूरत से ज्यादा हो गए। वो एक महीने में 2 से भी ज्यादा दौरों का एवरेज आता है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री अगर देश में नहीं रहेंगे, एक महीने में 2-2 बार बाहर रहेंगे, तो बहुत सारे काम उनकी वजह से सफर करेंगे। जैसे और उनकी जिम्मेदारियां यहाँ जो हैं, कौन सा काम है मीम साहब, ऐसा कौन सा काम है जो प्रधानमंत्री के बाहर रहने से सफर हुआ? देखिए,
ये बात तो मैं, अगर आप बहुत तफसीली बात करें तो मैं कह सकता हूं, इसमें तो बता नहीं सकता हूं, न मैं यहाँ पर अभी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठा हूं जी। लेकिन अगर आप कहते तो मैं शायद कुछ आपको बताता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बहुत ज्यादा जा रहे हैं और उनको लगता है ये ठीक नहीं है, तो इस महीने में वो 28 की बजाय 48 दौरे करें, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, आपने एक चीज कही कि आधी दुनिया घूम लिए हैं, वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि आधी दुनिया का मतलब होता है तकरीबन 90 मुल्क, 90 मुल्क से भी ज्यादा जी। तो इतने तो नहीं घूमे हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल उनके घूमने की रफ्तार काफी तेज रही है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इनके दौरों के अंदर जिस तरह का फैन फेयर और जिस तरह का कहना चाहिए एक इवेंट मैनेजमेंट दिखाई देता है, उसकी वजह से चर्चा ज्यादा हुई है। अच्छा। और वो चर्चा होने के नतीजे में दिक्कत इवेंट मैनेजमेंट से भी लेकर के, मतलब मीम अफजल साहब आपकी परेशानी इवेंट मैनेजमेंट से भी है। बिल्कुल है, आप लोग पहले भी बयान देते रहे हैं कि बाहर प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, जुटवाते हैं बीजेपी वाले प्रधानमंत्री के लिए, पब्लिक मीटिंगें करें वहां पर। हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं सुधींद्र जी के पास जाऊंगा और श्रीकांत शर्मा जी के पास। पहले से टीमें पहुंचती हैं। हाँ। जिस मुल्क में वो जाते हैं पहले से पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, लोगों को रागिब करते हैं, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। और मैं आपको संबित पात्रा जी एक बात याद दिला दूं, सारा इवेंट मैनेजमेंट ही है और क्या। ठीक है, और एक बात इवेंट मैनेजमेंट में बाद में बात करूंगा आपके आरोप पर, लेकिन संबित पात्रा जी एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आपको राहुल गांधी का एक भाषण याद होगा जिन्होंने कहा था कि मंगोलिया तक चले गए प्रधानमंत्री लेकिन किसान के पास नहीं गए। क्या इस तरह के बयानों से या जिस तरह से विपक्ष ने घेरा है प्रधानमंत्री को विदेशी दौरों को लेकर, उससे तो नहीं प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं? देखिए, प्रधानमंत्री न्यू ईयर बिताने के लिए यूरोप नहीं चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर विदेश भी जाते हैं तो वो हिंदुस्तान के किसान के लिए एफडीआई लाने के लिए जानते हैं, हिंदुस्तान के किसान के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जाते हैं, वो वहां पे पार्टी बनाने नहीं जाते हैं। तो इस कारण से दोनों को कंपैरिजन मत करिए। मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं, मेरे बड़े भाई मीम साहब आंकड़ों के साथ नहीं बैठे हैं, मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं। मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक तो 27% का इजाफा हुआ है एफडीआई में, ये तो आपको पता ही है 2014-15 में पहले से। यूएस डॉलर 19.78 बिलियन डॉलर ये हिंदुस्तान में आया है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, मनमोहन जी को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए जो इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी है सारे कंट्रीज जहां जहां हम लोग गए, 57 बायलैटरल ट्रीटीज ओब्लिक कन्वेंशन ओब्लिक एग्रीमेंट्स वे साइंड ड्यूरिंग मोदीज फर्स्ट ईयर। कंपेयर करिए मनमोहन जी के साथ 37 जब यूपीए 1 में थे फर्स्ट ईयर में, और 22 जब डॉक्टर सिंह यूपीए 2 में थे। हाँ। और मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फहरिस्त 17 उन बड़े बड़ी चीजों की है। हाँ। जो मोदी जी ने कमाल करके दिखाया। हमें एक उदाहरण जो जिसे आप कमाल कह रहे हैं उस पर आऊंगा। एक उदाहरण एक मिनट, उस कमाल पे भी मैं आऊंगा, आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं और भी थोड़ा मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। सुधींद्र भदौरिया जी, संबित पात्रा कह रहे हैं मैन ऑफ द एक्शन प्रधानमंत्री मोदी को, आप लोगों को ऐसा वो क्यों नहीं नजर आते हैं? देखिए, मैन ऑफ एक्शन के लिए कुछ कसौटियां तय करनी पड़ेंगी। कोई किसी की भी सफलता की और विफलता की कुछ कसौटी होती है, उसके आधार पर आप उसकी सफलता और विफलता को तय करते हैं। जहां तक वो उनका विदेशी दौरों का सवाल है, तो हम पहले से शुरुआत करें अपने पड़ोसी देशों से, उनके साथ उनके कैसे संबंध सुधरे, अच्छे हुए, बेहतर हुए कि बुरे हुए। आपका सबसे पुराना मित्र नेपाल था। आज आप जाके अपने चैनल के माध्यम से सर्वेक्षण कराइए, सबसे ज्यादा अगर घृणा है वहां पर तो इस समय हम लोगों के प्रति हो गई है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का ब्लॉकेड कर रखा है, अघोषित ब्लॉकेड कर रखा है, न वहां दवाई पहुंच रही है, न वहां जरूरत की सामान पहुंच रहे हैं, न वहां पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है। तो एक तरफ जब ये शुरू में गए थे तब क्या हालत थी, और अब आप जाके देख लीजिए तो इस साल सवा साल के अंदर नेपाल के संबंध भारत के प्रति कैसे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने अभी जाके लेजिटिमेसी दी पाकिस्तान में वहां के लोगों को, और उस लेजिटिमेसी में उन्होंने क्या वो दाऊद इब्राहिम जो कहते थे कि हम बिना ये सब चीज हासिल किए हम कोई बात नहीं करेंगे, और उसके बावजूद उनको जाते हैं वहां पर, उनको बहुत आदर और सम्मान देते हैं, और इन प्रमुख सवालों पर वो कोई
निर्णय लेके नहीं आते हैं, मैं समझ गया कुछ आपकी बात। फैसले नहीं करवा पाते हैं। शीलकांत शर्मा जी, तो भदौरिया साहब का जो कहने का लबो-लुबाब है, उसका मतलब ये तो कि सिर्फ आप नंबर गिनवाने के लिए विदेश यात्राएं ना करें, उसका हासिल भी होना चाहिए। एक चीज इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में चीज छोटे में जल्दी से भदौरिया जी कदम कीजिए। तौर पर आंतरिक नीतियों में और ज्यादा विफल रहे, इसीलिए बिहार में इतनी बड़ी इनकी पराजय हुई है। तो ये हर कसौटी पर बिहार कहाँ ये सब चलिए देते हैं? उसके बाद में आऊंगा। राजनीति नहीं, एक मिनट। आप शीलकांत शर्मा जी, नहीं, मैं एक बात, ये एक बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं तो घूमने के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं उनकी पूरी तैयारी होती है, पूरा ऑफिशियल विजिट होती है और उनका प्रोग्राम जो है, और ये एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, सभी प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और मोदी जी बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी एंड डायनेमिज्म कम्स आउट, थोड़ा ज्यादा आते हैं वो, लेकिन विजिट पूरी तरह तैयार होती है, काम होता है वहां, मुलाकातें होती हैं और एग्रीमेंट साइन होते हैं। फिर एक जो नई चीज शुरू हुई है उनके साथ, वो डायस्पोरा के साथ शुरू हुई है। तो डायस्पोरा का आप देखिए परिवर्तन यह है कि 2009 तक जो रेमिटेंसेज आते थे वो 50-55 बिलियन डॉलर के थे, आज 75 बिलियन डॉलर पे हैं वो। तो हमारा डायस्पोरा जो है वो देश के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी लाजमी होता है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उनसे मिलें। इसके पहले ये होता था कि प्रधानमंत्री, लेकिन मीम अफजल जी कह रहे हैं वो सब इवेंट मैनेजमेंट है दरअसल। नहीं, वो आप मैं उनका काउंटर तो नहीं कर सकता। मैं ये अपनी बात बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब जाते थे पहले प्रधानमंत्री तो वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते थे और कारों के बीच से और फिर होटलों के बीच से और बड़े बड़े जो ऑफिशियल रेजिडेंसेज हैं उनमें बातचीत होती थी। लेकिन जो भारतीय वहां रहते थे उनसे एक दूरी रहती थी। इन्होंने वो दूरी को कम किया है। जहां भी गए हैं, जहां भारतीय हैं, वहां वो आगे जाके उनसे मिले हैं। तो ये एक पब्लिक डिप्लोमेसी का तकाजा है जो आजकल बड़ा चलता है दुनिया में। और जहां जहां उन्होंने पब्लिक डिप्लोमेसी की है उसकी तारीफ हुई है। वो लोग जो वो एक पर्सनल टच देने की कोशिश नहीं, और जो उनके होस्ट कंट्रीज हैं उनको भी पब्लिक डिप्लोमेसी की महत्ता मालूम है। क्या वो चीज निवेश के स्तर पर दिख रही है? निवेश के स्तर पर हो रहा है वो? क्या आपको लगता है? 34% तो बढ़ा है इस बार निवेश आपका, और 27% बढ़ा है एफडीआई। कल तक तो यही बता रहे थे कि 34% का फिगर था। दूसरा यह है कि इस समय दुनिया में इकोनॉमी, सबकी ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑन अ स्लाइटली लोअर, धीमी है। अमेरिका की इकोनॉमी भर 2% बढ़ी है, बाकी सबकी इकोनॉमी धीमी है। ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके बावजूद भारत की इकोनॉमी 7% के ऊपर ग्रो कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये क्या प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से हो रहा है? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जो है ही इज द टॉप ऑफ द पिरामिड। तो भारत जब अपना आउटरीच करता है तो प्रधानमंत्री की विजिट उस आउटरीच का एक कल्मिनेशन होता है। तो लेकिन एक बात बताइए छोटे में, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। जो बार बार एक बात आती है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री विदेश दौरों में इतने व्यस्त हैं कि घरेलू जो चिंताएं हैं वो शायद वो भूल जा रहे हैं। क्या उसका असर पड़ता है देश में? अगर प्रधानमंत्री कम रहे तो क्या यहां पर जो काम होना चाहिए उस पर असर पड़ता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं जो हैं उनका अपना तकाजा है। और अधिक आप अगर ठीक से देखें बारीकी से, आपके पास समय नहीं होगा, मेरी बात काट देंगे आप। नहीं, छोटे में आप बोल सकते हैं। वो ये है कि कुछ तो जरूरी विजिट हैं, जैसे न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली की है तो वो जरूरी विजिट है, G20 की विजिट जरूरी है, ब्रिक्स की विजिट जरूरी है, और ये जो मल्टीलैटरल सिस्टम है इनकी जो मीटिंग्स होती हैं ये तो लगातार होती हैं। ठीक है। फिर रूस के साथ आपके एनुअल समिट रही है तो रूस जाना जरूरी था। फिर उन्होंने इस पिछले 18 महीने में सारे जो P5 हैं, जो मुख्य कंट्रीज हैं, उनको विजिट कर लिया है। वो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आप आए हैं नए प्रधानमंत्री बनके तो यू गो आउट एंड मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। और आजकल जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो गवर्नमेंट के हेड्स हैं, उनमें पर्सनल रैपो होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मीम अफजल जी, आपने सुना हमारे साथ जो है क्या पूर्व राजनीतिक बैठे हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं इन दौरों की। मेरा आपसे सवाल यह है, प्रधानमंत्री बार बार विदेश के दौरों पर जो जाते हैं उससे आपकी वाकई कोई आपत्ति है, या सिर्फ राजनीति करने के लिए आप लोग इसमें इस तरह के एंगल्स निकालते हैं? जैसे आपने एक बात कही, पहले से भी कांग्रेस के नेता कहते आ रहे हैं कि दरअसल ये सब इवेंट मैनेजमेंट होता है, बाहर जाकर जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं प्रधानमंत्री की सभाओं में। देखिए, आपने जो फरमाया कि क्या ये सिर्फ राजनीति आपकी है यानी हमारी, मैं पूछता हूं ये भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को राजनीति करने की क्या जरूरत है? जब बाहर जाते हैं तो वहां जाकर वो जो बोले हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आप सब लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, उन्होंने भारत के खिलाफ क्या कहा। कहें तो आपको उनकी क्लिपिंग्स में सुना सकता हूं किस तरह के जुमले उन्होंने बोले। हमने उस पर बड़ा सख्त एतराज किया है और हमेशा किया है।
और मैं आपको एक बात बता दूं, जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं हम बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनके ताल्लुक से बात करते हैं। कभी हम उनको आउट ऑफ द वे जाकर क्रिटिसाइज नहीं करते जब वो भारत के बाहर होते हैं। ये अलहदा बात है कि उनके दिल दौरे ज्यादा हैं, कम है, वो उसको एक इवेंट मैनेजमेंट बनाता है। इस पर हम ही क्या, हम पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सोशल मीडिया तो आज एक बहुत बड़ी ताकत है। खुद प्रधानमंत्री उसके लिए बड़ा बढ़ावा देते हैं। उस पर जाकर के देखिए लोगों ने क्या कहा है। दूसरी बात, मैं सीनकाल शर्मा जी बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, कोई थोड़ा सा तजर्बा मेरा भी है, मैं भी 5 साल एम्बेसडर रहा हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि ये भारत पीपुल्स लोगों से कांटेक्ट करना, भारतीय मूल के लोगों से, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं आमतौर पर पूछता नहीं, लोग डरते हैं ये सवाल पूछते हुए। वो लोग जो अमेरिका चले गए, वो लोग जो दूसरे मुल्क में जाके वहां की शहरियत ले चुके हैं, अब हिंदुस्तानी नहीं है, आप उससे हिंदुस्तान के झंडे लहराते हैं, वो हिंदुस्तान से वफादारी की बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ ऐसे मूल के लोग किसी गैर मुल्की प्रेसिडेंट के आने पर या प्राइम मिनिस्टर के आने पर उस मुल्क के झंडे लहराने लगे और ये बताने लगे कि हमारी वफादारी जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहां रोटी खाते हैं, जहां से रोजी कमाते हैं, उससे ज्यादा हमारी वफादारी हिंदुस्तान के साथ है। इसमें एक बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस हमने हमेशा दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पुराने प्रधानमंत्री, शील साहब भी जानते हैं कि हर प्रधानमंत्री इंडियन डायस्पोरा से मिलता है, लेकिन क्या इस तरह की वावेला किया करता था? आप लोग ज्यादा प्रचारित करते हैं समित पात्रा जी, क्या उसको इस तरह का कवरेज आप लोग ज्यादा प्रचारित करते हैं क्या? कवरेज इस तरह से दिया जाता था? हाँ। पूरे मीडिया को मैनेज करके ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री किसी पूरे विदेश में नहीं गए हैं, हिंदुस्तान फतेह कर लिया उन्होंने। जवाब दीजिए ये समित तरीका पात्रा जी। है जिस पर हम अपनी आपत्ति कभी कभी जताते हैं। मीम साहब देखिए, मैं बताऊं, मीम साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं बड़े सालों से इनसे डिबेट करता हूं और मैं जानता हूं ये दिल से तो रेज कर रहे हैं, क्या करें। आप भी अच्छे आदमी हैं, सुनिए ना, मीम साहब जुबान से कुछ कह रहे हैं, मगर मीम साहब का दिल, क्योंकि वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनका दिल हकीकत जानता है। वो जुबान बयान नहीं कर सकती, अब क्या करे दूसरे पार्टी में। मगर मैं बताता हूं, आप देखिए मैं एक यंग आदमी हूं, अभी मेरी 41 ईयर्स की उम्र है। मैं जब मोदी जी को देखता हूं कि वो एक आदमी अमेरिका जाते हैं, इस उम्र में आते हैं और उसी दिन स्वच्छ भारत अभियान छेड़ देते हैं, तो विश्वास नहीं होता है। अखिलेश जी, आप भी सोच के देखिए, आप और हम कभी विदेश जाएं और तुरंत आके यहाँ पे दूसरा कार्यक्रम ले लेना, जेट लैग, ना चेहरे पे सिकन, ये कोई साधारण प्रधानमंत्री बन जाइए, इससे ज्यादा ताकत आ जाएगी आपके अंदर। सर, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, कितनी ताकत उनके पास थी मैं नहीं जानता हूं। मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बहुत ताकत थी, मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर मैं एक बात बता दूं, वो इवेंट है, मोदी जी खुद इवेंट हैं, इसलिए इवेंट मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। जब करिश्मा चलता है ना, जब आप में शक्ति और ऊर्जा होती है, तो आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं, आपको मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूछ लीजिए अखिलेश जी से, क्या जो दिखाते हैं मोदी जी का फॉरेन का टूर, क्या ये मैनेज होकर दिखाते हैं या इनको मन करता है दिखाने के लिए? भदौरिया साहब, एक करिश्माई प्रधानमंत्री को, मैं समित पात्रा के शब्दों में कह रहा हूं, एक करिश्माई प्रधानमंत्री को आप लोग कम मीडिया वाले भी लपेट में आ जाएंगे। एक मिनट, भदौरिया साहब, कम करके तो नहीं आंकते हैं आप लोग करिश्माई प्रधानमंत्री को, सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखकर। अब मैं अगर ये आपको वहां के अखबारों की क्लिपिंग्स दिखाऊं कि वहां पर किस तरह से किन किन लोगों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किए, तो आप कहेंगे कि हम तो हमेशा आलोचना करते हैं। आपको मैं बतला दूं, इनके विदेशी दौरों पर इनके खिलाफ कई प्रदर्शन हुए हैं, इनके खिलाफ धार्मिक लोगों ने प्रदर्शन किया, इनके खिलाफ इंटॉलरेंस के लिए प्रदर्शन हुआ, इनके खिलाफ तो देखिए हर तरह की बातें हैं, पर ये पीआर एक्सरसाइज भी है जी। और कुछ इनको जरूरी भी है प्रधानमंत्री के तौर पर, जैसे यूएन में जाना, जैसे जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके साथ। पर मैं ये जरूर कह दूं, उनकी सफलता और विफलता इनके दौरों पर नहीं निर्भर करेगी। आप अपना देश कितना मजबूत रखते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही, किसी के लिए, किसी भी राजनेता के लिए, और खासतौर पर जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनके लिए ये मापदंड होता है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मोदी घरेलू मोर्चों की चुनौतियों से चिंतित हैं? ये एक वजह है कि विदेशी दौरे वो कम करने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं
पीएमओ के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि प्रधानमंत्री इस साल अब विदेश दौरों पर कम जाएंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं तमाम दल के राजनीतिक नुमाइंदों से। संबित पात्रा जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुधींद्र भदौरिया साहब हैं बीएसपी के नेता, और शीलकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। संबित पात्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घरेलू मोर्चे पर अब आप लोगों को यह एहसास होने लगा है कि चुनौतियां कुछ ज्यादा होती जा रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अब यही फोकस करना चाह रहे हैं ज्यादा? देखिए, मैंने तमाम आंकड़े आपको दिए और मैंने कहा कि मैं सरकार की तरफ से बोल नहीं सकता, मगर मैं आपको कहा था मैंने कि मैं 17 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो दिखाएगी कि इससे क्या लाभ हुआ। नहीं, घरेलू विषय वो ठीक है, वो आप दिखाइएगा, मेरा सवाल वो नहीं है संबित पात्रा जी। मैंने आपसे ये पूछा, जैसे आप लोगों का एक ड्रीम बिल था, जमीन अधिग्रहण बिल, उस पर आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा, एक किसान विरोधी छवि बनती नजर आई आपकी, महंगाई के मोर्चे पर लंबे वक्त तक आप लोग नाकाम नजर आए, रोजगार के मामले में बहुत ज्यादा हमने कोई नहीं देखा कि बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही हो, इस तरह की चीज हुई हो। तो कहीं अब ये तो आप लोगों को नहीं लगने लगा है कि अब जमीनी स्तर पर काम करने का वक्त है, इसलिए अब यहां फोकस किया जाए, ना कि विदेशी दौरों पर? नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं, ये जो फॉरेन ट्रिप्स हुआ, ये कोई छुट्टी बिताने थोड़ी चले गए प्रधानमंत्री, ये हिंदुस्तान के निवेश तो ला रहे थे। हिंदुस्तान जो 36 राफेल जेट लेके आए, तो क्या राफेल जेट में मंत्री घूमेंगे यहां वहां? राफेल जेट हिंदुस्तान की सरहदों को प्रोटेक्शन देगा, अगर कभी आक्रमण होता है तो ये राफेल जेट क्या हम अपने निजी तौर पे ला रहे हैं? हिंदुस्तान के लिए जो फ्लीट नहीं था हिंदुस्तान के पास, उसको लेके आ रहे हैं। एक बड़ा उदाहरण देखिए, अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने जो पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल पे ऑन टाइम डिलीवरी प्रीमियम जो लिया जाता है वो माफ कर दिया कि हम नहीं लेंगे। जो करोड़ों खरबों रुपए बचे, उसका लाभ किसको हुआ? कोई जेब में लेके चला गया क्या भाजपा वाला? बिल्कुल नहीं, ये पैसा हिंदुस्तानियों के जेब में जाएगा। परसों का ही डिसीजन ले लीजिए, 12,000 करोड़ का जो पेनल्टी वाइप ऑफ किया गया पेट्रोनेट और रैसगैस के बीच जो था, सऊदी अरब ने जो माफ किया, ये 12,000 करोड़ रुपए का पेनल्टी किसको जाएगा? ये माफ होने से ये हमारे देश को ही तो आएगा। 27% का एफडीआई किसको आएगा? हमारे को आया। तो मीम अफजल जी, देखिए यहाँ मीम साहब बैठे हैं। हाँ। एक सेकंड मीम साहब से मैं भी एक सवाल पूछता हूं। मीम साहब, आप तो जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, वहां पे कांग्रेस के जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जब बात उठी तो सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चाइना के कहने पर, क्योंकि आपत्ति थी, चाइना को लोन नहीं दिया। अब बताइए, वही एडीबी मान गई ना और पैसा रिलीज हुआ ना, वहां अब रोड बन रहे हैं। देखिए, इतना काम हो रहा है, संबित पात्रा जी आपको गिनवा रहे हैं, तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, तो वो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि छुट्टी बिताने थोड़ी जा रहे हैं प्रधानमंत्री की, आप लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। वो देश के लिए तो काम कर रहे हैं और बाहर जाके देश के लिए निवेश लाते हैं। हमने कब कहा कि वो छुट्टी बिताने जाते हैं? हमने तो कोई दूसरी बातें उठाई, उसका जवाब तो कोई दिया नहीं। अब आप जो आंकड़ों के गेम खेलते हैं, वो मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराना उनका तरीका है ये, कि जब वो सरकार में होते हैं आंकड़ों से सब कुछ प्रूफ करते हैं। जमीन पर क्या है? आप कह रहे हो 27% निवेश बढ़ा है, मुझे ये बताइए कारोबार कितना बढ़ा, कितने जॉब्स क्रिएट किए? आपने वादा किया था 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। अब आप इतने मुल्कों का दौरा करके भी आप जॉब क्रिएट न कर पाए, तो ये आपकी कामयाबी माने हम या नाकामी माने? देखिए, आंकड़े वाकड़े दिखाना ये बड़ा पुराना खेल है और हमने बहुत सरकारें चलाई हैं, हम सब जानते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जिस दिन आम आदमी कहने लगेगा जी आप ये मान रहे हैं, आने के बाद तब्दीली आई है। अफजल जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आंकड़े दिखाए जाते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आंकड़े दिखाता है। मैं कहता हूँ उस माहौल को लाने की जरूरत है जिसमें एक आम हिंदुस्तानी ये कहे कि इस सरकार के आने के बाद हमारी दुखियां, हमारी परेशानियां, हमारे दुख कम हुए हैं। हमको आज जॉब आसानी से मिल रही है। हाँ। आज महंगाई कम हो गई है। हाँ, अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ। 10 दिन वो कहने लगेगा, हम मानेंगे कि समित जी जो सब आंकड़े दे रहे हैं वो सही होंगे। समित जी, आंकड़े को रखिए बगल में, अब आप आंकड़े मत बताइए। मीम अफजल जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, कैसे समझ में आए? वो तो कुछ दिख नहीं रहा है, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। मैं समझा रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ। अब मैं आंकड़े से बात नहीं करूंगा, अब ऐसे बोलूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तो एफडीआई इतनी थी। अब जब हमारी सरकार आ गई है, एफडीआई इतनी हो गई है। अब ये ऐसी बताया जाएगा क्या? आंकड़ों से नहीं बताएगा पढ़ा लिखा इंसान, तो किससे बताएगा? ये स्टैटिस्टिक्स का तो खेल है। आपने मुझे पूछा क्या फायदा हुआ, तो मैं आंकड़ों से बताऊंगा। अब हाथ इतना ऐसे करके थोड़ी बताऊंगा कि कैसे हुआ। फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, हाथ फ्रेम में भी नहीं आ पा रहा संबित पात्रा जी। हाँ, भदौरिया साहब, अचीवमेंट ही इतना है कि फ्रेम में नहीं आ रहा है। भदौरिया साहब, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं, जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, सरकारी आंकड़े पूरा हैं। देश सुन रहा है इसको।
हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में करीब 27% का इजाफा हुआ। 2014-15 में 75.71 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया। सिर्फ 12 देशों ने 19.78 अरब डॉलर निवेश किया है और भारत ने दुनिया में 6.42 अरब डॉलर निवेश किया है। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं? ये अगर आपका प्रश्न मेरे से है तो मैं उसका उत्तर इस तरह से देना चाहूंगा जी कि ये आपको बताना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी और प्लानिंग कमीशन की ओर से या फिर वित्त मंत्री की ओर से जब आंकड़े रखे जाते थे कि हमने 9% जीडीपी हासिल कर लिया है, अभी तो खैर उन्होंने मोदी जी ने उस हद तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जब ये कहा जाता था तब ये कहते थे कि आंकड़ों की कलाबाजियां हो रही हैं, ये फजिंग विद डेटा है। यही अरुण जेटली जी और इनके तमाम नेता लोग यही बात कहा करते थे यूपीए की सरकार के बारे में। अब अपनी सरकार आ गई है, इनकी एनडीए की सरकार है, तो अब ये खुद आंकड़ों की कलाबाजियां कर रहे हैं। असली चीज ये है कि कसौटी हमारी एक बनेगी। यहाँ पर क्या हजारों किसानों ने आत्महत्या की मोदी जी के बनने के बाद, आप देख लीजिए। अगर मुझे गलत साबित कर दें तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। आप अगर इस बात के लिए मुझे गलत साबित करते हैं, इन्होंने कहा था कि हर नागरिक के पास 15 लाख रुपया आएगा काले धन का, 15,000 रुपया भी अगर आ गया हो तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूं। ये अगर साबित कर दें कि किसानों को राहत मिली, अगर किसानों को राहत मिली होती तो 50,000 किसान पैदल चलकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक आए। तो भदौरिया साहब, क्या प्रधानमंत्री विदेश अगर नहीं जाएंगे तो ये सारा काम हो जाएगा? बिल वापस लेना पड़ा। भदौरिया साहब एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते हैं तो क्या तो ये सारी चीजें हो जाएंगी? देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा वो विदेश जाएं या विदेश में रहें, मेन चीज ये है कि वो अंदरूनी अपने देश के अंदर इसको कितना मजबूत बनाते हैं आर्थिक तौर पर, और अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर वो कुछ कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सफल प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, शीलकांत शर्मा जी, यात्राएं करेंगे, कितने किलोमीटर उड़ेंगे, कितने घंटे बाहर रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीलकांत शर्मा जी, कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका बाहर जाना आपको कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? ये तो कूटनीति का तकाजा है और कूटनीति में आपको अपने देश का जो की स्थिति है, जो अपने योग्यताएं हैं, अपनी स्ट्रेंथ है, उसका परिचय देना पड़ता है। तो ये परिचय विभिन्न स्तरों पे दिया जाता है। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री अब ये निर्णय ले रहे हैं, जैसा कि खबरें जैसे कि आ रही हैं पीएमओ के हवाले से, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस साल प्रधानमंत्री ज्यादा नहीं जाएंगे विदेश, तब तो फिर नुकसान होगा। नहीं तो आप बोलने देंगे तो बोलूंगा, अदरवाइज तो आप काट रहे हैं मेरी बात। बोलिए। प्रधानमंत्री अब चूंकि इन 18 महीनों में उन्होंने काफी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन पे विजिट कर चुके हैं। अच्छा। तो नेचुरली अब दोबारा तो जाएंगे नहीं। अच्छा, इस दौरान उन देशों से भी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट वो आ चुके हैं भारत में, तो नेचुरली इस साल में वो यात्राएं अगर कम होती हैं तो अंडरस्टैंडेबल है। पर फिर भी जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, उनकी समिट्स हैं, वो तो वहां तो जाना जरूरी होता है। वहां पे भारत की मौजूदगी है उसकी कदर होती है। लोग जानते हैं कि भारत के आने से चीजें बढ़ती हैं वहां। अब जैसे G20 है, चाइना पहली बार G20 का समिट कर रहा है, तो भारत प्रधानमंत्री जाएंगे चाइना, क्योंकि बहुत जरूरी है। चीन आपका बहुत महत्वपूर्ण नेबर है। ठीक है। सार्क का समिट पाकिस्तान कर रहा है, प्रधानमंत्री ने अभी से पाकिस्तान को एश्योर कर दिया कि हम जाएंगे, जबकि सार्क के समिट के लिए हमेशा ये होता है कि आखिर तक लटकाए रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बेस्ट फुट फॉरवर्ड करके कह दिया कि हम आएंगे। शीलकांत जी, आप लंबे वक्त तक राजनयिक रहे हैं, अब तक आपने क्या ट्रेंड देखा इस देश में? विदेश यात्राओं पर या विदेशी मेहमानों से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम होता है, ज्यादा विदेश मंत्री करते हैं या प्रधानमंत्री करते रहे? नहीं, देखिए, ये दुनिया का तकाजा बदल गया है। विदेश मंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पे ही आजकल डिप्लोमेसी होती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए से चीजें बहुत कॉम्पैक्ट हो गई हैं। तो अब यूएस प्रेसिडेंट की आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है वो, पावरफुल कंट्री, फिर भी वो खुद फोन उठा के बात करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट। और बीच में मैंने पढ़ा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा डाटा आया था, आंकड़े आए थे अगेन, कि वो कितने बार उन्होंने बात की, किससे कितने बार बात की। तो ये सब चीजें तो आजकल हो चुकी हैं कि बिकॉज आपका जो आपके प्रधानमंत्री जो हैं, वो उनको पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, तो मीम अफजल जी,
संबित पात्रा जी के मैं पास जाऊं उससे एक पहले बात जरा एक और सवाल है आपसे। डायस्पोरा छोटे में, हाँ डायस्पोरा वाले में, छोटे में एकदम। मैं डायस्पोरा की बात यह कहना चाहता हूं कि ये 2000 से जो प्रवासी भारतीय का हमने जो शुरू किया है दिल्ली में, अब चल रहा 15 साल हो गए हैं। ये एक नया पहलू है जो पहले नहीं था हमारी राजनीति में। वो भारतीय और दोनों सरकारों ने, वाजपेयी जी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और अब ये सरकार है। ये लोग बाकायदा जो प्रवासी भारतीय हैं उन पर तवज्जो देते हैं और तो उसमें उनसे मिलना पहले ये चीजें नहीं होती थी, ये लग रहा है। 2000 के पहले ये बात उतनी गर्मजोशी से महसूस नहीं की जाती थी। हाँ। और उसका आप सिर्फ इतना देख लीजिए, अगर अमेरिका में 3 मिलियन भारतीय हैं, मतलब 30 लाख अगर भारतीय हैं, तो एक एक जो बाहर रहता है उससे 100 लोग तो कम से कम संबंध होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तो समझ लीजिए ठीक है, तो उन्हें क्यों ना जोड़ें? एक तो सवाल ये है जो बात यहां पर कह रहे हैं शीलकांत जी, मीम अफजल जी, और दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री अगर पर्सनल टच दे रहे हैं तो कूटनीति में तो उसका फायदा ही होता है। आपके एंगल से क्या है, उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसमें एक बैलेंस की जरूरत है। मैं उसको बहुत खुलकर नहीं कहना चाहता हूं। शीलकांत जी समझ गए मैं जो बात कह रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब दूसरे देश में हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो 200-200 साल से, 300-300 साल से वहां रह रहे हैं, और आज ही भारत के लिए हमने उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी हमारी सरकार ने शुरू की हैं, आप जानते होंगे। और जो अभी बताया 15 साल से जो हमने सिलसिला शुरू हुआ है, उसको आगे बढ़ाने में कोई रोल, लेकिन उसको पब्लिसिटी का जरिया बनाना और फिर उस मुल्क में जाकर भारतीयों के सामने ये कहना कि मुझे शर्म आती है। अब प्रधानमंत्री अपने देश के ताल्लुक से अगर ये बोले तो जाहिर है इस पर एतराज करना बनता है, हर हालत में बनता है। वो जाए जरूर, बात करें जरूर, लेकिन उसको इवेंट बनाना और उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। देश के अंदर राजनीति करने की बहुत गुंजाइश है। मुझे आज तक, मुझे एक मिनट, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। नेपाल के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की थी, मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन वो विदेश में करने वाली तकरीर नहीं थी। वो दूसरे देश की पार्लियामेंट के अंदर करने वाली तकरीर नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो संबोधित कर रहे हैं हिंदुस्तान के अवाम को। तो मेरे ख्याल में इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। वहां पर डिप्लोमेसी के अंदर एक तरीका होता है, बातचीत का भी तरीका होता है, तकरीरों का भी एक लेवल होता है। आप देश में जिस तरह तकरीरें करते हैं, आप बाहर जाकर के वो तकरीरें अगर करते हैं तो उसके बहुत सारे एंगल्स फिर देखने पड़ेंगे। जवाब दे दूं कि उन एंगल्स को आप क्या नहीं देखते हैं संबित पात्रा जी? आप लोग की जो सरकार है क्या उन चीजों को नहीं देख रही है? जहां तक देखने का सवाल है, मुझे लगता है जो डेविड कैमरून ने देख लिया और कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अगर ऑपोजिशन देख ले तो अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। सब लोग तो ऑपोजिशन को इसकी प्रॉब्लम हो रही है। आप बताइए, एक सेकंड मीम साहब कह रहे थे जो लोग 2-2 साल, एक सेकंड मीम साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं, प्लीज मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब। आपने कहा कि 200-200 साल से 300-300, 400-400 साल से जो हिंदुस्तानी वहां रह रहे हैं उनको हम लोग जाके क्या सिखा दे रहे हैं। अरे जो 500 साल से रह रहा है वो हिंदुस्तानी कहाँ रह गया? वो तो पता नहीं 500 साल से रह रहा है, उसको जाके कौन सिखा देगा बताइए? वो तो आएगा, समझ भी नहीं पाएगा हिंदी। तो ये ऐसे मत बताइए कि 500 साल से कोई रह रहा है, हम जाके उसको सिखा दे रहे हैं। अरे रेमिटेंस बढ़ा है, क्यों बढ़ा रेमिटेंस? इतना रेमिटेंस कभी हिंदुस्तान को नहीं आया, इसलिए बढ़ गया कि प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, आप लोग आइए, मैं वहां गार्डियन हूं, मैं आपका केयर करूंगा, और लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने पैसा लगाया। क्या ये गुनाह है? अब देखिए, हर चीज को ऑपोजिशन के लिए अपोज मत करिए। एक ऐसे प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हर बात देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, जब देश आगे बढ़ रहा है, रणनीतियों के कारण से देश को आगे मुश्किल बढ़ने से ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं भदौरिया जी, मुश्किल से ऐसे प्रधानमंत्री मिले और आप लोग पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या पहचान कर भी शायद उनको नहीं पहचानना चाह रहे हैं। मैं तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग कहते हैं वही कहना चाहता हूं। और डेविड कैमरून साहब का इन्होंने अभी जिक्र किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वहां कहावत ये है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब ये भी कह रहे हैं अच्छे दिन हम लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो बस वो अच्छे दिन भी वैसे ही है जिसकी कोई तारीख नहीं है, और फिर मोदी जी एक दिन चले जाएंगे और फिर ऐसे ही तमाम समय बीतता चला जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छे दिन आएंगे नहीं, ये आपको भरोसा है। संबित पात्रा जी, चर्चा को वापस में ला रहा हूं जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, और आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा। कांग्रेस ने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को एनआरआई पीएम कहना शुरू कर दिया था, उसका तो कोई दबाव नहीं है ना, जो ये खबर आ रही है कि अब पीएम विदेश दौरों पर कम जाएंगे?
देखिए, एनआरआई कौन है, छुट्टी मनाने कौन जाता है, ये सब मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट गिनाया कि जो मोदी जी जाते हैं पूरे एनर्जी और ऊर्जा के साथ, वो क्या काम करके आते हैं, इसका रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। और अखिलेश जी, तो आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं मीडिया क्यों उनको ऐसे कवर करती है। वो इसलिए कवर करती है क्योंकि उनका ऊर्जा रिफ्लेक्टिव है। वो जो देखो, हम लोग को एक लगता है, प्राइड फील होता है कि ये प्रधानमंत्री वहां गए हैं, हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं। जितने बड़े लोग बैठे हैं, देखिए मीम साहब बैठे हैं, सुधींद्र भदौरिया बैठे हैं, ये भी दिल में जानते हैं कि कमाल हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मगर बोल नहीं सकते हैं, क्या करें अब। चलिए, समय नहीं मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में कब से घुस गए। चल, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।